सबसे पहले हमने देखा सप्लाई, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, सबसेक्शन 1 पहले तो बोलता है सप्लाई इंक्लूड्स, क्लॉज ए, ऑल फॉर्म्स ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज सच एज, हाँ, डॉक्टर डिटेल्स मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ, क्या तीनों आइटम्स इंपॉर्टेंट है? कौन से? डॉक्टर डिटेल्स, कंसिडरेशन एंड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, करेक्ट, यस। क्लॉज बी, फटाफट, हाँ, importation of services for consideration whether or not in the course or furtherance. Clause C, activities specified in schedule 1 made or agreed to be made without, इधर consideration है क्या, but business है क्या, इधर तो नहीं दिया है, internally दिया है सब में। schedule 1 activities देखे, activities to be treated as supply even if made without, first क्या है पैरा 1, permanent transfer or disposal of business asset on which ITC is availed, very good। पैरा 2 क्या है, supply of goods or services or both between related persons or distinct persons in the course or furtherance of business। पैरा 3 क्या बोलता है, supply of goods by principal to his agent or by an agent to his principal where the agent undertakes to supply or receive as the case may be such goods on behalf of, इन शॉर्ट बिल पे किसका नाम है चेक करो, बिल पे अगर एजेंट का नाम है तो प्रिंसिपल टू एजेंट के बीच में डीम्ड सप्लाई, और बिल पे अगर प्रिंसिपल का नाम है तो नॉर्मल, फिर शेड्यूल 1 ट्रांजैक्शन है क्या, नो, समझा, यस। पैरा 4 याद है क्या, import of services from related person or any other establishment outside India in the course or furtherance of, बराबर, यस। फिर हमने देखा था कंसिडरेशन के, इसमें डिपॉजिट अगर मैं करूँ तो वो कंसिडरेशन है क्या, नहीं, बट डिपॉजिट जब अप्लाई होएगा, पेमेंट जब बनेगा तब कंसिडरेशन हो जाएगा, यस। कंसिडरेशन मतलब क्या, एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड इन मनी और अदरवाइज बाय द पर्सन और एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ एक्सेप्ट फॉर सीजी और एसडी का सब्सिडी, यस, ठीक है। इसके बाद में नो क्लेम बोनस कंसिडरेशन है क्या, उल्टा डिस्काउंट का ट्रीटमेंट देके माइनस करेंगे। और आर्टिस्ट अगर आर्ट गैलरी में अपना पेंटिंग बेचता है, बिक गया तो सप्लाई, नहीं बिका तो नो सप्लाई। इसके बाद में अगला क्या देखा हमने, गिफ्ट और डोनेशन, इंडिविजुअल डोनर टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, बराबर, यस। फिलैंथ्रोपिक पर्पस होना चाहिए, पर्सनल पर्पस, सॉरी प्रोफेशनल एडवर्टाइजमेंट पर्पस है तो सप्लाई, यस, ठीक है। इधर तक हमको याद है, पक्का, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पढ़े, शेड्यूल 2 हमने देख लिया था, गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है, फिर हमने मिक्स सप्लाई देख लिया था, बंडल सप्लाई देखा था। बंडल सप्लाई भी बता दो एक बार क्या होता है, मल्टीपल आइटम्स, व्हेन, जब बहुत सारे मल्टीपल आइटम्स आर सोल्ड टुगेदर, ठीक है, व्हेन मल्टीपल आइटम्स आर सोल्ड टुगेदर मे बी एट अ सिंगल प्राइस बट हैविंग डिफरेंट रेट्स, तो देन बंडल सप्लाई का कॉन्सेप्ट आ जाएगा क्या, बंडल सप्लाई में हमको पता चलेगा कि रेट कौन सा लगाना है। तो बंडल सप्लाई बोलता है कि पहले क्लासिफाई करो बिटवीन कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। कॉम्पोजिट मतलब नेचुरली बंडल्ड, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये ऐसे ही जाता है, बराबर। 4 हिंट्स है इसके, क्या क्या, generally given as a package, majority suppliers supply, majority recipients expect, one is principal and others are ancillary, बराबर। रेट क्या लगाएंगे, प्रिंसिपल सप्लाई का पूरे बंडल पे। जो दूसरा था वो मिक्स सप्लाई, मिक्स सप्लाई मतलब आर्टिफिशियली बंडल, बराबर, ठीक है। मोर देन 1 आइटम इज केपेबल ऑफ बीइंग सोल्ड, इस पे रेट क्या लगाओगे, पूरे बंडल पे। क्लैरिफिकेशन, रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स, अगर रीट्रेडेड टायर बेच रहे हो तो गुड्स, अपने टायर पे रीट्रेडिंग करवा रहे हो तो सर्विस, करेक्ट। फिर हमने प्रिंटिंग इंडस्ट्री में देखा था, वेयर कंटेंट इज इंपॉर्टेंट तो, वेयर ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट तो, बराबर, यस, ठीक है। नेक्स्ट पीवीआर में देखा था हमने, सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस एट सिनेमा हॉल्स मे बी रन बाय सिनेमा ऑपरेटर्स देमसेल्व्स और थर्ड पार्टी। हम बोल रहे कोई भी हो,
क्लैरिफाई किया गया कि अगर इंटरवल में आप अलग से परचेस करते हो तो उसको इंडिपेंडेंट सप्लाई मानेंगे और रेस्टोरेंट सर्विस का रेट लगाएंगे, बराबर, यस। और अगर कॉम्बो में एक साथ बेचा जाए, सिनेमा टिकट के साथ साथ बेचा जाए, तो फिर हम उसको कॉम्पोजिट सप्लाई ट्रीट करेंगे और प्रिंसिपल का रेट लगाएंगे, दैट इज सिनेमा, यस। हमने देखा था गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, हमने बोला था लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई द लैंड, बराबर, यस। अब हम देखते हैं इसके ऊपर, हाँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अब सपोज एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, घर है, मिस्टर ए जो है और मिस्टर बी जो है, इन लोग फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब बी को है ना घर चाहिए रहने के लिए, उसको घर खरीदना है, बट उसके पास है ना ज़्यादा पैसे नहीं है, सिर्फ कितना रुपया है उसके पास, 40 लाख। पर प्रॉपर्टी का रेट उसने देखा 1 करोड़ है। अब वो खरीद सकता है क्या? नहीं, बट उसको रहना है ये घर में। तो उसका जो फ्रेंड है वो बोलता है अरे टेंशन मत लो, मेरे पास 60 लाख रुपीज़ है, मैं क्या करता हूँ ना, मैं भी वो प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे साथ इन्वेस्ट करता हूँ। बी बोलता है अरे मुझे तो रहने के लिए चाहिए। ए बोलता है कोई नहीं, तुम उधर रह लेना, मेरे को रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को तो इन्वेस्टमेंट बोल के करना है, ठीक है। पर तुम महीने का मेरे को से फॉर एग्जांपल 1000 रुपया जो है रेंट पे कर देना। अब ये बोलेगा कि मतलब आप लोग ऐसा बोलोगे कि अरे 1000 में क्या ही होता है, 10-20 हज़ार रुपया तो भी रेंट होता है। तो ये बोलेगा अरे मैं भी तो ओनर हूँ, बराबर, तो इसलिए रेंट जो रहेगा कम रहेगा मोस्टली, ठीक है। इसने बोला ओके, बी ने ये प्रॉपर्टी में 40 लाख डाला, ए ने 60 लाख डाला, इन्होंने दोनों ने ये प्रॉपर्टी खरीद लिया। अब बी उधर मज़े से रह रहा था 1000 रुपया पर मंथ दे के आराम से, ठीक है। अब कभी समझो ए के बच्चे हो गए सी डी और बी के बच्चे हो गए एक्स वाई। क्या जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ए बी की थी वो सी डी एक्स वाई की रहेगी? अब तो भाई भाई की आपस में नहीं बनती है सी डी की, तो सी डी का एक्स वाई के साथ बैठना, उल्टा इन लोग को गुस्सा आएगा, अरे हमारा इतना अच्छा प्रॉपर्टी है बट हमको 1000 रुपया पर मंथ मिलता है, ना उसमें हम रह सकते हैं क्योंकि रह तो बी रहा है और बी के बच्चे रहे हैं, ना हम उसमें कुछ अच्छा अर्न कर रहे हैं, बराबर, तो प्रॉब्लम हो रहा है। अब क्या हो सकता है, या तो ये बी को बोले कि, या बी के जो भी ओनर्स हैं को मतलब आगे जिसको लीगल हेयर्स है उनको बोले कि तुम क्या करो ना, ये जो तुम्हारा राइट है 40% का, बराबर, ये राइट हमको बेच दो, बदले में हम तुमको 50 लाख रुपया देते हैं। क्या हम वो राइट खरीद रहे हैं या प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं? राइट, प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी है, वो है। हमने प्रॉपर्टी के लिए तो बोल दिया था नो सप्लाई अगर मतलब बिफोर और नहीं आफ्टर फर्स्ट ऑक्यूपेंसी और सीसी विच एवर इज अर्लियर, बराबर। तो हम प्रॉपर्टी खरीदने का तो बात ही नहीं कर रहे। क्या हम राइट ट्रांसफ़र करने का बात कर रहे हैं? राइट ट्रांसफ़र करने का बात, तो कौन से राइट ट्रांसफ़र करने का बात? ये जो बी के पास है वो राइट, इधर रहने का, ये मंथ के रेंट का, बराबर, यस, ठीक है। क्या ये सप्लाई है इज द क्वेश्चन। तो डिपार्टमेंट बोलता है यस इट इज अ सप्लाई, क्योंकि टेनेंसी राइट ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट जो है वो सप्लाई है, बराबर। अब ये राइट हो सकता है ए को ट्रांसफर करे या आउटसाइडर को ट्रांसफर करे, ठीक है। मिस्टर क्यू चलेगा, सप्लाई है क्या, हम राइट दे रहे हैं कि प्रॉपर्टी? सप्लाई, यस। तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने बोला यस इट इज़ अ सप्लाई अंडर जीएसटी, बराबर, और जीएसटी लगा रहे हैं। फिर लोगों ने बोला अरे ये तो स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करते हैं, ये राइट का स्टैम्प ड्यूटी प्रॉपर्टी के परचेस पे लगता है, यस। तो ये तो प्रॉपर्टी केस पे तुम स्टैम्प ड्यूटी ले रहे हो, राइट भी है तो भी, तो फिर कैसे राइट हुआ? फिर तो हमको इसको प्रॉपर्टी जैसे इज्जत देना चाहिए। डिपार्टमेंट ने बोला नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन एनीवेयर एल्स,
कोई भी जजमेंट हो, डेक्रे हो, ऑर्डर हो या एक्ट हो, जब जीएसटी आ रहा है ये चीज़ के ऊपर, तो हम बोल रहे हैं इस पे जो है ये टेनेंसी राइट ट्रांसफ़र करने पे जीएसटी लगेगा, इवन दो इस पे स्टैम्प ड्यूटी लगता है, क्योंकि हमारे हिसाब से ये जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है क्या? नहीं। बराबर समझे क्या? पक्का 100%? एनी डाउट्स? नहीं। तो जैसे पुराने ज़माने में लोग आगे ट्रांसफ़र करते थे तो अपना पगड़ी देते थे, ठीक है, तो इसमें ये जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रहा है आगे आगे, इसलिए ये सिस्टम को पगड़ी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो पगड़ी सिस्टम मतलब टेनेंसी राइट देना अगेंस्ट टेनेंसी प्रीमियम, जो पैसा आएगा इसके बदले में, ये जो 40% का राइट जा रहा है ना, इसके बदले में जो भी क्यों इसको पैसा देगा उसको बोलेंगे टेनेंसी प्रीमियम। जितना भी अमाउंट रहेगा क्या वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में है कि राइट के अगेंस्ट में है? राइट के अगेंस्ट में है, करेक्ट। ये राइट कौन सा है? उधर रहने का टेनेंसी राइट, करेक्ट। समझे क्या? पक्का? यस। तो ये होता है अगला कॉन्सेप्ट आपका जो पगड़ी सिस्टम का है। पढ़े? पहले लिख लेते हो क्या कि पहले पढ़ना है? पहले लिख लो फिर पढ़ते हैं। पगड़ी सिस्टम दैट इज ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स अगेंस्ट टेनेंसी, समझे, इज प्रेवलेंट इन सम स्टेट्स। महाराष्ट्र में तो इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है, तो इसके लिए महाराष्ट्र का एक अलग एक्ट भी बना है। इन पगड़ी सिस्टम द टेनेंट एक्वायर्स टेनेंसी राइट्स इन प्रॉपर्टी अगेंस्ट पेमेंट ऑफ टेनेंसी प्रीमियम, दैट इज पगड़ी। तो जो पैसा दिया जाता है जिसकी वजह से वो उधर रह रहा है उसको पगड़ी बोलते हैं। The landlord may be owner of the property, but the possession of the same lies with the, मतलब ये ओनर हो फिर भी पोजेशन हमेशा किसके पास होती है? टेनेंट के पास। The tenant pays periodic rent to the landlord as long as he occupies the, periodic rent अपने इसमें 1000 rupees था क्या? Yes. The tenant also usually has the option to sell the tenancy right of the said property and in such a case as to share a percentage of the proceeds with owner of the land as laid down in the tenancy agreement। ये बोल रहा है अगर आप अपना राइट देते हो किसी और को, हो सकता है आपके अग्रीमेंट में ऐसा लिखा हो कि जब भी आप ये टुकड़ा बेचोगे आप कुछ शेयर जो है मिस्टर ए को दोगे। तो जब अपन अपना प्रॉपर्टी क्यू को दे रहे थे तो किसी और को दे रहे हो 50 लाख के बदले, तो कुछ हिस्सा आप ए को भी दो, क्योंकि प्रॉपर्टी तो ए और बी की मिल के ली थी ना। ए ने तो बी को अलाउ किया था, सिर्फ ए का थोड़ी ना ये दिमाग में था कि कोई और भी जाएगा। हो सकता है ए अग्रीमेंट में डाले कि अगर तुम किसी और को बेचते हो ये राइट तो तुमको इतना परसेंटेज शेयर मेरे को देना पड़ेगा। अगर अग्रीमेंट में रहा तो देना पड़ेगा। यस। Alternatively, the landlord pays the tenant the prevailing tenancy premium to get the property वेकेटेड। मतलब कि ए बी को बोलेगा कि अरे निकल जाओ तुम यहाँ से, ये लो तुमको जितना पैसा चाहिए तुम्हारे शेयर का, बराबर। ये भी हो सकता है, तो पूरा अखा प्रॉपर्टी ए का हो जाएगा फिर। यस। सच प्रॉपर्टीज इन महाराष्ट्र आर गवर्न्ड बाय महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999। It has been clarified that the activity of transfer of tenancy right against consideration, that is tenancy premium, is squarely covered under supply of service liable to, समझे, it is a form of lease or renting of property and such activity is specifically declared to be service in para 2 of schedule। सही है, अपन ने वो एंट्री भी देख लिया था, लीज टेनेंसी वो सब सर्विस है as discussed in table above, that is lease tenancy easement, यही वाला, correct।
Although stamp duty and registration charges have been laid on such transfer of tenancy right, it shall be still subject to, समझे, although registration charges या stamp duty लगता है उस पर, फिर भी GST लगेगा. Yes, merely because the transaction or supply involves execution of documents which may require registration and payment of registration fee and stamp duty would not preclude them from the scope of supply and from the payment of, उसको scope के बाहर रखेंगे क्या? नहीं. The transfer of tenancy rights cannot be treated as sale of land or building in para 5 of schedule 3. हमने बोला था schedule 2 para 5b में क्या बोलते हैं वो, on और after CC, मतलब फर्स्ट ऑक्यूपेंसी और सीसी के बाद में अगर देते हो आप तो नो सप्लाई है, बट उसके पहले अगर देते हो तो सप्लाई है. बाद में नो सप्लाई ये कहाँ पे दिया है? शेड्यूल 3 में. पहले देते हो तो ये तो सप्लाई ऑफ सर्विस ये दिया है शेड्यूल 2 में. हमने दोनों को लिंक करके पढ़ा था कल, मतलब लास्ट लेक्चर में. यस, thus it is not a negative list item. This concept is discussed under next heading. अभी अपन देखेंगे वापस डिटेल में. And consequently a consideration for the said activity shall attract levy of. To sum up, the activity of transfer of tenancy rights is squarely covered under the scope of supply and taxable per se. Correct? Transfer of tenancy right to a new tenant against consideration in the form of tenancy premium is taxable. समझा क्या? पक्का? यस. ये वाला पार्ट मार्क करो, हम एग्जेम्पशन और आरसीएम के बाद देखेंगे. डन.